जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2022-23 के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट संख्या 6 है। 5 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। कौन कौन से प्रश्न आज के मॉक टेस्ट में शामिल हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया, 25 क्वेश्चन है दोस्तों। संख्या 26 से लेकर क्वेश्चन संख्या 50 तक प्रश्न इसमें शामिल हैं। क्या कहा गया, महात्मा गांधी ने किसके अनुरोध पर महिलाओं को नमक आंदोलन में शामिल किया था। दोस्तों गांधी जी ने किसके कहने पर महिलाओं को भाग लेने का अधिकार दिया, तो वो थे आपके सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के कहने पर गांधी जी ने नमक कानून में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह है या जो सबीना बगिया आंदोलन था, ये कब शुरू हुआ था। दोस्तों 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने सबीना बगिया आंदोलन की शुरुआत की और दांडी पहुँचे। दांडी पहुंचे थे आपके 6 अप्रैल 1930 को। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया नमक कानून इन्होंने तोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, कितने अनुयायी थे गांधी जी के साथ में, तो 78 अनुयायी थे इनके और एक हो गए आपके गांधी जी, तो 79 टोटल लोग थे नमक कानून में। जी आप याद रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि जो गांधी जी का नमक कानून या सबीना बगिया आंदोलन था, ये पूर्णतः कब समाप्त हुआ था। दोस्तों 1934 में गांधी जी ने पूर्णतः सीडीएम को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ये आप याद रखिएगा। तो महिलाओं की भागीदारी को किसने सुनिश्चित करवाया था, सरोजिनी नायडू ने। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका एनी बेसेंट इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी और इन्होंने मुख्यालय बनाया था अडियार में। तो एनी बेसेंट जो हैं ये कहाँ से आई थी, आयरलैंड से आई हैं। तो आयरलैंड से आई हुई लेडी हैं ये, और इन्होंने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 1917 में एनी बेसेंट आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया आपका मतांगनी हजारा। दोस्तों इन्हें बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। बूढ़ी महिला गांधी किसे कहा गया, तो जवाब होगा आपका मतांगनी हजारा को बूढ़ी महिला गांधी भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। क्लियर। तो आपसे पूछा गया था कि गांधी जी ने किसके अनुरोध पर महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया था, तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राष्ट्रवादी नेता ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है। दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब लिखी गई, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था भारत में। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी धन का अपवहन का सिद्धांत किसने दिया, मतलब है कि भारत का धन अंग्रेजों द्वारा लूटा जा रहा था, भारत में गरीबी अंग्रेजों की देन थी। तो धन का अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ये आप याद रखना। और दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा गया, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया। क्लियर। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों तिलक जो है, इनकी किताब आपसे पूछी जाती है गीता रहस्य। तो गीता रहस्य जो किताब है किसने लिखी, तिलक ने। और एक लिखी थी द ओरियन। गीता रहस्य और ओरियन पुस्तक का लेखक कौन है, तो वह है आपके बाल गंगाधर तिलक। ये भी आप याद रखना। और दोस्तों तिलक ने महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकसित करने के लिए 2 चीज़ें शुरू की थी। एक शिवाजी उत्सव शुरू किया था, शिवाजी उत्सव, और एक आपको याद रखना है, एक था आपका गणेश उत्सव। तो शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव ये महाराष्ट्र में किसने शुरू किए थे, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए थे। तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों, ये भी आप याद रखना। यहाँ पे लिखा गया अरविंद घोष। दोस्तों अरविंद घोष की किताब आपसे पूछी गई, वो है आपकी लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है, तो अरविंद घोष ने लिखी है लाइफ डिवाइन। ये भी आप याद रखना। और अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। वंदे मातरम पत्रिका थी इनकी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये नौरोजी की पुस्तक है। और नौरोजी जो है ये पारसी हैं। कौन से धर्म से संबंधित हैं, ये पारसी व्यापारी हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए, मतलब सुमेलित करना हमें। हड़प्पा की खोज किसने की थी, एम एस वत्स, ये सही है। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, लोथल SR राव, कालीबंगन बीबी लाल, ये बिल्कुल सही मिले हुए हैं। तो इसका सही होगा 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों यहाँ पे अगर बात कर ली जाए हड़प्पा की, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है,
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु। लोथल, दोस्तों लोथल एक बंदरगाह था सिंधु सभ्यता में, और ये भोगबा नदी के किनारे था। लोथल कौन सी नदी के किनारे था? तो भोगबा नदी यहाँ बहती थी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिंधु सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोलकाता किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो दोस्तों कोलकाता में जो रेलवे जोन है वो 2 रेलवे जोन है। कौन कौन से आपके? दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन और पूर्वी रेलवे जोन। साथ साथ कलकत्ता मेट्रो का मुख्यालय भी कलकत्ता में, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। तो ये आप याद रखिएगा, कलकत्ता मेट्रो जो है ये भी कलकत्ता में चलती है। दोस्तों कोलकाता के बारे में एक बिंदु आप याद रखिएगा, भारत में किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है? डायमंड हार्बर किसे कहा गया? दोस्तों कलकत्ता को भारत में डायमंड हार्बर कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में फुटबॉल का मक्का किसे कहा गया? दोस्तों फुटबॉल का मक्का कहा जाता है कलकत्ता को। फुटबॉल का मक्का किसे कहा गया? तो फुटबॉल का मक्का कलकत्ता को कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछे, देखो कई सारी चीज़ें भारत में पहली बार हुई कलकत्ता में। अगर आपसे पूछे भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ पे बना था? तो दोस्तों भारत का पहला हाई कोर्ट 1862 में बना था कलकत्ता में। अगर आपसे पूछे भारत में पहला मदरसा कहाँ बना? दोस्तों भारत का पहला मदरसा भी बना था कलकत्ता में सन 1780 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ पे लगी थी? तो भारत में पहली जूट मिल भी लगी थी कलकत्ता में 1855 में, ये भी आप याद रखना। भारत की पहली सूती मिल कहाँ लगी थी? कलकत्ता में। और भारत में पहली मेट्रो कहाँ चली थी? कलकत्ता में, ये भी आप याद रखना। और आपसे पूछा जाए कि बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों बंधन बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में है। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में। तो आपसे पूछा गया था कि कलकत्ता में कौन से रेलवे जोन है, तो ये ए बी सी ये आपके सारे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों लेटा हुआ ग्रह किसे कहा गया ये हमें बताना है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा गया, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। पहले 9 होते थे, अब 8 हैं। एक बार आपको मैप दिखाता हूँ एक। तो ये सोलर सिस्टम में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कि सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा सूर्य के? वो है बुध। बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल। दोस्तों यहाँ तक जो ग्रह हैं आपके, यहाँ तक ये आपके होते हैं आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको कहा गया आंतरिक ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह की कक्षा के बाद स्टार्ट होते हैं आपके बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। इनको हम जोबियन प्लैनेट बाह्य ग्रह बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आपको बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षा के बीच ये कुछ चीज़ें दिख रही होंगी यहाँ पे, ये क्या है आपकी? दोस्तों ये हैं आपके क्षुद्र ग्रह। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो मिलती है ये कहाँ पर मिलती है? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाई जाती है, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो शनि के हैं, 82 उपग्रह हैं शनि के, ये भी आप याद रखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर ये दूरी है सूर्य से पृथ्वी की, औसत दूरी है, आप याद रखना। तो आपसे पूछा गया था कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? दोस्तों लेटा हुआ ग्रह आपका अरुण, ये आप याद रखिएगा। मतलब आप लेटा हुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने अक्ष पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा गया? अरुण को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? मतलब आकृति पूछी गई है कि छोटा नागपुर का पठार कैसा है। दोस्तों सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, गुंबदाकार पठार है। छोटा नागपुर का पठार गुंबदाकार पठार है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो छोटा नागपुर का पठार है इसका विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में देखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर की रानी किसे कहा गया? दोस्तों झारखंड का एक शहर है नेतरहाट। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा गया है? तो नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार गुंबदाकार पठार है। नेक्स्ट प्रश्न, पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई धूल के निक्षेपण कण क्या कहलाते हैं? तो पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई धूल के निक्षेपण कण को लोयस कहा जाता है, ऑप्शन ए।
लोयस कहा जाता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों लोयस जो है ना, ये जर्मन भाषा का शब्द है और जर्मन भाषा में मतलब होता है धूल का बहुत बारीक कण, लोयस होता है। तो पवन द्वारा बहाकर लाई गई धूल के कणों को लोयस कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्लैक रोलर नामक स्थानीय पवन कहाँ चलती है? दोस्तों ब्लैक रोलर जो हवा चलती है, ये चलती है उत्तरी अमेरिकी मैदानों में, ऑप्शन सी। ब्लैक रोलर हवा उत्तरी अमेरिकी मैदानों में चलती है। दोस्तों बात हवा की हो रही है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मियों के दिनों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा क्या कहलाती है? तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में लू चलती है गर्मियों के दिनों में, लू चलती है गर्मियों के दिनों में। और ये जो हवा है ना लू, ये शुष्क होती है और गर्म होती है, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका दक्षिण अफ्रीका। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से देश की 3 राजधानी है, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी कौन कौन सी हैं? केप टाउन, केप टाउन, प्रिटोरिया, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन, ब्लूमफॉन्टेन। ये 3 राजधानी है, ये आपको याद रखनी है। देखो केप टाउन जो है इसकी संसद लगती है, प्रिटोरिया में इसकी जो विधायी राजधानी है ये है आपकी मतलब कार्यकारी राजधानी है प्रिटोरिया, और ब्लूमफॉन्टेन इसकी न्यायिक राजधानी है। तो 3 राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा बहुत आती है एग्जाम में, रैंड। कभी क्वेश्चन आए कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो रैंड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। आपसे पूछा गया था कि ब्लैक रोलर कहाँ चलती है, तो उत्तरी अमेरिकी मैदान में चलती है। नेक्स्ट प्रश्न, किसके दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कौन से किस स्थिति में? तो पहले तो आप आर्टिकल याद रखना कि आर्टिकल 249 में इस बात का उल्लेख है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और आर्टिकल है इसका 249, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ऐसा किया जा सकता है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मामला राष्ट्रहित का होना चाहिए, देश हित का मामला है, तभी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा गया है, तो लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा जाता है। ठीक है। और भारत में आपातकाल कितने हैं? दोस्तों भारत में आपातकाल हैं 3, संविधान के अनुसार 3 आपातकाल हैं। एक आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, एक आर्टिकल 356 में है, 356 ये राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है, और एक आर्टिकल 360 ये वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है। दोस्तों वित्तीय आपातकाल हमने लिया है अमेरिका से, क्वेश्चन आए कि वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया, अमेरिका से। बाकी सारे आपातकाल हमने जर्मनी से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। ग्राम पंचायतों और प्रखंड समिति के मध्य समन्वय कौन स्थापित करता है? दोस्तों ग्राम पंचायत और प्रखंड समिति के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम है जिला परिषद अध्यक्ष का, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, जिला परिषद अध्यक्ष इस काम को करता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष, और राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, आप याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशन सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों काम का अधिकार ये तो है आपका, मद्य निषेध ये भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन ये भी है, लेकिन सूचना का अधिकार एक डीपीएसपी नहीं है, सूचना का अधिकार डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ था, ये आप याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 2005। अच्छा दोस्तों यहाँ पे बात करूँ डीपीएसपी के बारे में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी हमने कहाँ से बोरो किए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी को लिया है, आयरलैंड के संविधान से। संविधान का भाग 4 इस बात का उल्लेख करता है, और आर्टिकल है आपका 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें हमने मुख्य फोकस किया था कृषि को। अब कृषि को फोकस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मानसून, अगर मानसून की अनुकूलता नहीं होगी तो क्या होगा, कृषि हमारी खत्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता का कारण था मानसून की अनुकूलता, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगर कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक है तो क्या होगा? दोस्तों कीमत उपभोग वक्र अगर ऋणात्मक है तो वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है आपकी, वो है आपकी अवरक्त किरणों की। इनमें से सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य है वो अवरक्त किरणों की है। दोस्तों अवरक्त किरणें जो होती हैं इनका प्रयोग हम किस में करते हैं? तो कोहरे में फोटोग्राफी करने में अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। साथ साथ रोगियों की सिकाई करने में भी हम अवरक्त तरंगों का प्रयोग कर सकते हैं। और टीवी का जो रिमोट होता है उससे भी कौन सी तरंगें निकलती हैं? तो अवरक्त तरंगें निकलती हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पराबैंगनी तरंगें। पराबैंगनी किरणों में सबसे ज़्यादा घातक होती है हमारे लिए अल्ट्रावायलेट सी, और ये हमारी त्वचा के अंदर बहुत गहराई तक पहुंच सकती हैं, जिससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि कौन सी पराबैंगनी सबसे हानिकारक होती हैं, तो अल्ट्रावायलेट सी सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। और दोस्तों आपसे ना एक चीज़ ये पूछ सकता है कि पराबैंगनी तरंगों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत। ओजोन परत पराबैंगनी तरंगों से हमारी रक्षा करती है। याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदलता है? दोस्तों संयोजकता के साथ जो गुण बदलता है वो है आपका तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार संयोजकता के साथ बदलता रहता है। ये भी आप याद रखिएगा। तुल्यांकी भार संयोजकता के साथ बदलता रहता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है आपका आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक क्या है? दोस्तों आयोडीन युक्त नमक जो है एक समांगी मिश्रण है। ऑप्शन बी समांगी मिश्रण है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी में आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आवर्त सारणी में आयोडीन का परमाणु क्रमांक है 53। आवर्त सारणी में आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 है। आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पादपों में से कौन सा एक मृत ऊतक होता है? दोस्तों जो पादप होते हैं उसमें से कौन सा मृत ऊतक है? तो वह आपका स्क्लेरोकाइमा। ऑप्शन बी स्क्लेरोकाइमा जो होता है एक मृत ऊतक होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो नारियल का रेशा होता है ये कौन से ऊतक का बना होता है, तो दोस्तों नारियल का रेशा जो बना होता है ये स्क्लेरोकाइमा का बना होता है। नारियल का रेशा स्क्लेरोकाइमा का बना होता है। आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक ऊतक लिखा गया आपका फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम पौधों के लिए फूड को कैरी करता है। फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम का होता है। एक होता है आपका जाइलम। अगर आपसे पूछे जाइलम का काम क्या है, दोस्तों जाइलम पौधों में जल को परिवहन करता है। तो जाइलम का काम जल का परिवहन करना है और फ्लोएम का काम फूड का परिवहन करना है। ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? मृत ऊतक है आपका दृढ़ोतक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? दोस्तों मानव शरीर का कौन सा भाग है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी मस्तिष्क। दोस्तों हमारे मस्तिष्क में एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और घृणा, प्रेम इन सब का केंद्र होता है। तो जैसे हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर का तापमान रेगुलेट हो जाता है। तो ये हाइपोथैलेमस ही बताता है हमें। तो आपसे पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क के शरीर में मतलब मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो ताप को नियंत्रित रखता है, तो हाइपोथैलेमस होता है। दोस्तों मैं बात करूं मानव मस्तिष्क की। अगर आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क की इकाई क्या है, दोस्तों हमारे मस्तिष्क की इकाई होती है न्यूरॉन। मस्तिष्क की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। ये भी आप याद रखना। और मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1400 ग्राम इसका भार होता है। आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मस्तिष्क है ना, हमारा मस्तिष्क कौन सी लेयर से ढका रहता है? मेनिनजिस। मेनिनजिस एक लेयर होती है, मतलब एक परत होती है, एक झिल्ली होती है जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क बंद रहता है। याद रखना इसके बारे में। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया ब्रक। अगर आपसे पूछे कि किडनी की जो इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन। किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ये भी आप याद रखिएगा। और हमारे शरीर में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? दोस्तों हमारे शरीर में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो देखी जाती है वो किडनी में होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किडनी में होती है। आप याद रखना। नेक्स्ट लिखा गया आपका हृदय। दोस्तों हृदय जो है इसके लिए ईसीजी की जाती है, ईसीजी। तो ये भी आप याद रखना। और हम मानव का हृदय कितने चैम्बर में विभक्त होता है? 4 चैम्बर में। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। नॉर्मल स्टेज अगर है तो 72 बार। और 0.8 सेकंड में एक धड़कन बनती है। कभी क्वेश्चन आए कि मानव के हृदय में एक धड़कन बनने में कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। ये भी आप याद रखना। और मानव का हृदय कौन सी झिल्ली से ढका रहता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन सी झिल्ली है जो मानव के हृदय को ढकती है, वो है आपकी पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम एक ऐसी कवर होता है जो हमारे हृदय को ढका रहता है, पेरिकार्डियम, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों यकृत। यकृत ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है, ये भी आप याद रखना। और यकृत से क्या निकलता है, यूरिया निकलता है, यूरिया, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि जो हमारा यकृत है ये विटामिन डी को और ए का संश्लेषण भी करता है, तो विटामिन ए, डी और के का संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में होता है, ये भी आप याद रखना। मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर किसकी होती है, तो यकृत की या लीवर की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर होती है। आपसे पूछा गया मानव शरीर के कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है, तो मस्तिष्क करता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सही मिलान किया गया है। दोस्तों निमोनिया फेफड़े का रोग है, बिल्कुल सही है। मोतियाबिंद थायराइड गलत है। पीलिया आँख का रोग है, गलत है। मधुमेह यकृत का रोग है, गलत है। लेकिन निमोनिया जो होता है ये फेफड़ों का रोग है। और दोस्तों जो निमोनिया होती है ना, ये आपको कमेंट में लिख के बताना ये वायरस से होती है या बैक्टीरिया से होती है। निमोनिया वायरस से होने वाला रोग है या बैक्टीरिया से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताओ जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोल सकते हैं। तो दोस्तों कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, ब्राउज़र। ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से इंटरनेट के वेबसाइट को हम खोल सकते हैं। दोस्तों दुनिया का पहला ब्राउज़र कौन सा था, www मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ये दुनिया का पहला ब्राउज़र था। और www की खोज किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने की थी। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा www की खोज की गई थी, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया इंटरनेट। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट का जनक कौन है, बिंटन सर्फ। बिंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है, ये भी आप याद रखना। और यहाँ पे लिखा गया आपका FTP, तो इसको याद रखना। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये FTP होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आप याद रखना, FTP। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अप्रैल 2021 को जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में 156 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। दोस्तों 156 देशों में से भारत का स्थान है 140, ऑप्शन सी 140। अच्छा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है, ये भी आप याद रखना कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है हर साल 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, जेनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है, ये आप याद रखना, पूछा जाता है आपसे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका 22 अप्रैल। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस कब होता है, तो मात्र पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को, ये भी आप याद रखना। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिवस, चिड़िया होती है गौरैया, गौरैया दिवस 20 मार्च, ठीक है। आपसे पूछा गया था रेड क्रॉस दिवस, तो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हैगिंग गार्डन कहाँ पर है, हैगिंग गार्डन कहाँ पर है दोस्तों, हैगिंग गार्डन आपका मुंबई में, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। हैगिंग गार्डन मुंबई में स्थित है, आप याद रखना। दोस्तों मुंबई जो है ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई जो है ये सालसेट द्वीप पर स्थित है, ये आप याद रखना। आपसे पूछा जाए कभी तो मुंबई कौन से द्वीप पर है, सालसेट द्वीप पर स्थित है, क्लियर। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि जो मुंबई है, मुंबई को उपनाम क्या है, तो इसे गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा गया दोस्तों, मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। मैं बात करूँ यहाँ पे दिल्ली की, दोस्तों दिल्ली जो है, दिल्ली का वास्तुकार कौन है, एडविन लुटियंस। दिल्ली का वास्तुकार कौन है, एडविन लुटियंस दिल्ली का वास्तुकार है, ये भी आप याद रखें। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दोस्तों दिल्ली में है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में है, ये आप मुझे याद रखिएगा, बता रहा हूँ आपको, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र, दोस्तों केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र जो है ये भी आपका दिल्ली में है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र दिल्ली में। और भारतीय मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी दिल्ली में। बात करूँ जयपुर की, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा गया दोस्तों, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। सन 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयसिंह की स्थापना की गई, जयपुर की स्थापना की गई थी, याद रखना इसके बारे में। दोस्तों औरंगाबाद की बात करूं तो औरंगाबाद का नया नाम क्या है, संभाजी नगर।
महाराष्ट्र की सरकार ने औरंगाबाद का नया नाम क्या रख दिया है? शिवाजी के बेटे के नाम पर संभाजी नगर रख दिया। ये भी आप याद रखें। आपसे पूछा गया था कि हैंगिंग गार्डन कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं? दोस्तों यूएनओ का एक अंग जो है जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं वो है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। विश्व की लघु संसद किसे कहा गया? तो विश्व की लघु संसद कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा को। ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों बात हो रही है आपकी यूएनओ की। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ की जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। और यूएनओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यूएनओ के पहले अध्यक्ष थे त्रिवेगली। और त्रिवेगली किस देश के थे? दोस्तों त्रिवेगली उस देश के थे जिसे मध्यरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। समझ गए होंगे? नॉर्वे के थे त्रिवेगली। यूएनओ के पहले महासचिव बनने वाले व्यक्ति त्रिवेगली थे जो नॉर्वे के थे। और नॉर्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और ओस्लो में शांति का नोबेल मिलता है। अगर क्वेश्चन आए कि शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है, तो दोस्तों नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल दिया जाता है। याद रखिएगा इसके बारे में। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सी ऐसी बॉडी है, तो महासभा ऐसी बॉडी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे देशबंधु कहा जाता है? दोस्तों देशबंधु कहा गया है चित्तरंजन दास को। ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा गया है, आप याद रखना। और इन्होंने 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इन्हें देशबंधु कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया जयप्रकाश नारायण, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया वो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था इन्होंने। बात करूं लाल बहादुर शास्त्री की। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु हुई है ताशकंद में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में। और मरणोपरांत भारत में सबसे पहली बार भारत रत्न किसे मिला? तो दोस्तों मरणोपरांत जो भारत रत्न मिला सबसे पहली बार वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। तो आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, देखो ये तो देश बंधु हैं, फिर आपको बताना है कि दीन बंधु किसे कहा गया। खैर अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि दीन बंधु किसको कहा गया है, ये कमेंट में लिख के आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जल्दी मिलता हूँ अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।